देखिए, जो लास्ट क्लास थी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और उसमें भी हमने शुरुआत जो करी थी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को हमने डिस्कस किया कम्प्लीटली डिटेल में। उसके बाद में नेक्स्ट जो एप्लीकेशन था दैट वाज इन द जीन थेरेपी। देखा हमने किस तरह से जीन थेरेपी में भी बायोटेक का यूज़ होता है। परमानेंट क्योर इसका सिर्फ एक ही है कि अगर जो जीन थेरेपी हमने कल पढ़ा था उसको डिटेल में, अगर हम उसी सेम मेथड्स को यूज़ कर लें किसमें, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि जो 16 सेल स्टेज है, जो मॉड्यूला स्टेज है, अगर उसी टाइम पर उसको इम्प्लांट कर दिया जाए जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनको, तो क्या होगा, वो सेल्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जब वो फीटस का फॉर्मेशन होगा तो उनका डिफ्रेंशिएशन होगा और नए नए लिम्फोसाइट सेल्स बनेंगे। ऑल्दो हमें पता है कि लिम्फोसाइट्स के पास में एक पर्टिकुलरली क्या होता है, लिमिटेड मोर्टेलिटी रेट होता है, लिमिटेड लाइफ स्पेन होता है, लेकिन जब नए सेल्स बनेंगे तो ईच एंड एवरी सेल्स हैव द स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन्स दैट इज ADA जो आपने इंट्रोड्यूस किया है उसमें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी उनके पास प्रेजेंट रहेगी, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि नए नए सेल्स बनेंगे और उन सबके पास में ADA जीन यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाला जो जीन है अब प्रेजेंट है, और अब उस इंडिविजुअल में क्या नहीं हो सकता है, वो स्किड नहीं हो सकता है, ठीक है। SCID आज हम पढ़ेंगे इसको सेकेंड, ये वही इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में ही है, लेकिन बायोटेक चल रहा है आपका इन मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। लेकिन इसमें जो थर्ड एप्लीकेशन है इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इन जीन थेरेपी, नाउ द थर्ड वन इज इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को ना शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, तो अब आगे ना हम ऐसे ही लिखेंगे इसको MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है इनको शॉर्ट में, दिस वन इज मोनोक्लोनल, दिस दे आर एंटीबॉडीज। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते क्या है। देखिए, हमें पता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम में बेसिकली कौन से वाले, जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। जनरली कौन से वाले, ये आपको याद है जब B सेल्स यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं उनका डिफ्रेंशिएशन होता है ग्रेन्यूलर और ए ग्रेन्यूलर सेल्स में, और जो ए ग्रेन्यूलर सेल्स होते हैं वो दो तरह के सेल्स में डिवाइड होते हैं, मोनोसाइट्स में और लिम्फोसाइट्स में। तो हम यहाँ लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं। वो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो T सेल्स और B सेल्स है ना, यानी कि वो जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगा और इनसे दो तरह के सेल्स बनते हैं, T लिम्फोसाइट्स या हम इन्हें शॉर्ट में T सेल्स कह सकते हैं, B लिम्फोसाइट्स या हम इन्हें शॉर्ट में B सेल्स कह सकते हैं। ये जो है कैसे काम करती है, यानी कि ये तो एंटीबॉडीज बनाते हैं। कभी भी पूछा जाए ना तो एंटीबॉडीज हमेशा B सेल्स से बनती हैं, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंडर में आता है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंडर में आता है, साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी इससे डेवलप होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, हम ये कह सकते हैं ये डायरेक्टली किल करता है, डायरेक्ट किल द एंटीजन, डायरेक्ट किल्स एंटीजन, कौन, जो T सेल्स होती हैं। सपोज करिएगा ये कोई एक एंटीजन है, दिस वन इज B सेल को अगर इस एंटीजन को किल करना है तो वो क्या करेंगी, पहले एंटीबॉडीज बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये एंटीबॉडीज जो होंगी इसके, या मैं ये कह दूं कि एंटीबॉडी जो होंगे अपने जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी इसके साथ इसको बाइंड करेंगे और तब किल करेंगी। ये इनकी प्रॉपर्टी है। इनके केस में ऐसा नहीं होगा, ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस सीक्रेट करेंगे और वो उसको किल करेंगे, डायरेक्ट किल करेंगे। ये तो पहले एंटीबॉडीज बनाएंगे, फिर वो एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे अपनी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट से और तब जाकर के उसको एलिमिनेट करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है।
और भी बहुत सिंपल एग्जांपल में अगर हमें समझना है इसको तो क्या कह सकते हैं कि सपोज करिएगा कि कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और उसके सामने उसका एक एनिमी खड़ा हुआ है, कोई भी है, लड़ाई का मैदान है, ठीक है, एनिमी है वहां पे सामने। तो दो तरह से आप उसको किल कर सकते हैं ना। एक तो ये कि आपके हाथ में क्या है, जो पुराने टाइम में यूज करते थे, तलवार है, आपने सीधा तलवार लिया, तलवार से उसको कट कर दिया, तो वो जो तलवार से कट किया है ना वो है टी सेल्स, ये मेथड है वो। दूसरा है आपने तलवार से कट नहीं किया, उससे किल नहीं किया, सेकंड आप यूज क्या कर रहे हैं, आपने रिवॉल्वर, बंदूक, गन का यूज किया है। गन के अंदर क्या है, बुलेट्स हैं, आप दूर हो, जो एनिमी है वो भी आपसे दूर है, आपने उस पर निशाना किया, शूट आउट किया, ठीक है, और वो बुलेट के थ्रू उसको किल किया है। तो दो अलग अलग मेथड है ना। यहाँ तो डायरेक्टली तलवार थी और खत्म कर दिया, यहाँ पे गन के थ्रू, गन के अंदर जो बुलेट है उसने खत्म किया है। तो ये है बी सेल्स और ये है टी सेल्स। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं डायरेक्टली, तब किल करते हैं, ये डायरेक्ट किल करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये क्या होते हैं, फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है ना कि हमारे जो नॉर्मली हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे कौन से वाले सेल्स, जो अभी हमने बी सेल्स को लिखा था, वो बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं। देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस इम्यून सिस्टम के पास में एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने की, ठीक है। जो हमारे अपने मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे अपने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अपने प्रोटीन्स हैं, अपने फैट्स हैं, उनको हमारे इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं उनको भी वो बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। और जब वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उनके लिए रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, और वो बॉडी के अंदर उनको रहने नहीं देगा, उसको उन्हें एलिमिनेट करना है, चाहे जैसे भी एलिमिनेट करना पड़े। तो बी सेल्स तो एंटीबॉडीज सीक्रेट करेंगे, तो ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है ना। एंटीबॉडीज बनेंगे, पहले तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये तो एक नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है, बॉडी का मॉलिक्यूल नहीं है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आया है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस की फॉर्म में आया है, प्रोटीन के फॉर्म में आया है, जिस भी फॉर्म में आया है, कोई भी जो फॉरेन एंटीजन है, वो एंटीजन को पहचाना, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज किया और उसके लिए एंटीबॉडीज जनरेट किया। लेकिन इस प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। जब तक क्या होगा, तब तक जब तक एंटीबॉडीज बन रहे, हो सकता है कि अगर कोई फास्ट फॉरवर्डिंग एंटीजन हुआ तो वो तो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा बॉडी के अंदर, बहुत सारी पॉपुलेशन बना लेगा, और जब वो बहुत सारी पॉपुलेशन बना भी लेगा और चाहे आपके बी सेल्स ने एंटीबॉडीज बनाई भी है, तो अब नंबर किसका ज्यादा है, एंटीजन का नंबर ज्यादा है और एंटीबॉडीज का नंबर कम है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा डेफिनेटली कुछ टाइम तक तो एंटीबॉडीज लड़ाई करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, वो डिफीट आउट होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, वो हार जाएंगे। ऐसे केस के लिए क्या होता है, जनरली आप बीमार हो गए, ये तो एक स्टोरी हुई। चलिए यहाँ पर इम्यून सिस्टम ने कुछ तो बनाया, यहाँ पर जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं उन्होंने कुछ तो एंटीबॉडीज जनरेट करी, समझ में आया ये तो। दूसरी एक और कंडीशन होती है, एक कंडीशन ऐसी होती है कि कोई इतना ज्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग एंटीजन्स होते हैं कि वो एंटीजन उन लिम्फोसाइट्स को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देते हैं, क्लियर है। और बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं लिम्फोसाइट्स को, वो बिल्कुल भी एंटीबॉडीज नहीं बना सकते हैं। वो एंटीबॉडीज बनाने में तो उनको टाइम लगेगा, लेकिन जब तक टाइम लगेगा तब तक तो पूरा खेल खत्म कर चुके होंगे एंटीजेंस। और इस तरह के जो एंटीजेंस हैं उनसे ट्रीट करने के लिए बॉडी की जो इम्यूनिटी है उस पर डिपेंड नहीं रहा जाता है, उस पर उस केस में उस पेशेंट के अंदर डायरेक्टली जो ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और वो सबसे ज्यादा जो फास्ट फॉरवर्डिंग एंटीजेंस होते हैं उसमें सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल आता है स्नेक वीनम, यानी कि कोई भी जो वीनम होते हैं ना, स्पेशली वो टॉक्सिन पॉइजन्स जो हैं, स्नेक वीनम है, बी वीनम है, ठीक है, ये जनरली ये इतने ज्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग एंटीजेंस होते हैं। आपको पता है ना स्नेक वीनम किस पर जाकर के अटैक करता है, इसका जो टारगेट ऑर्गन होते हैं हमारे, या तो मतलब या तो क्या दोनों ही होते हैं, एक तो आपका न्यूरल सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारा कार्डियक सिस्टम।
दो, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम हैं बॉडी को क्या कराने के लिए, मतलब बॉडी की एक्टिविटीज परफॉर्म कराने के लिए, दोनों ही नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम, ठीक है। और जो वीनम है वो इन दोनों पर ही अटैक करता है। यहाँ अगर अटैक हो गया, जब तक एंटीबॉडीज बनेंगी, यानी कि इस वीनम के लिए जब तक यहाँ पर बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज बनेंगी तब तक तो ये इनको ब्लॉक भी कर चुका होगा, इनके फंक्शनिंग स्टॉप कर चुका होगा, और ह्यूमन बींग्स यानी कि जो भी पेशेंट होगा उसको किल कर दिया होगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में सबसे अच्छा है कि हम बॉडी की इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, उस पर डिपेंड न रह के उनको आर्टिफिशियली जो एंटीबॉडीज आप बना रहे हो, ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज, ठीक है, कौन सी वाली? रेडीमेड एंटीबॉडीज। इन एंटीबॉडीज को डायरेक्टली पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए और ये एंटीबॉडीज सीधा इस स्नेक वीनम से, जो फास्ट फॉरवर्डिंग एंटीजन है, उसके साथ बाइंड करके उसे किल कर सकें और यहाँ ये दोनों सिस्टम आपके ब्लॉक होने से बच सकें। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो एंटीबॉडीज है ना, रेडीमेड एंटीबॉडीज जो बना रहे हैं आप, एक दूसरे होस्ट बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना रहे हो एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, फिर उन आउटसाइड सिंथेटिक प्रिपेयर्ड आपने एंटीबॉडीज करी हैं उनको जरूरत पड़ने पर पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और तब जाकर के आपके जो पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो टारगेट ऑर्गन्स हैं इस पर्टिकुलर एंटीजन के, उनको हम बचा रहे हैं विद द फाइटिंग, ठीक है, ऑफ दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज हुई है यहाँ पर, इनको कहा जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये है वो एंटीबॉडीज। क्लियर है? ये था सिर्फ समझाने का एक वे, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनती हैं, इनको हम बाहर बनाते हैं, आउटसाइड द जो पेशेंट बॉडी है उसके बाहर बनती हैं। नेचुरली जो एंटीबॉडीज बनती है वो हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं। ये एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिएगा इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट में रहने वाले जितने भी डॉग्स हैं, गलती से अगर कोई दूसरे स्ट्रीट का डॉग उस एक स्ट्रीट के अंदर आ गया तो वो सारे के सारे जो डॉग्स होंगे पहचान जाएंगे ना कि ये हमारे अपने स्ट्रीट का डॉग नहीं है, वो उसको वहां से भगा देंगे, चाहे उन्हें मेथड कुछ भी यूज करना पड़े, बार्किंग करके, जैसे भी मर्जी है। तो वही सेम हमारी बॉडी के अंदर होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो कोई प्रोटीन की फॉर्म में आया है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आया है, फैट की फॉर्म में आया है, वो उसको एलिमिनेट कर देंगे, जो भी मेथड उनको यूज करना पड़ेगा। अगर वो टी सेल्स हैं तो डायरेक्टली किल करेंगे, अगर वो बी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ऑब्वियसली एक्टिवेट तो लिम्फोसाइट्स ही होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ एनी पैथोजेंस, तो वो एंटीबॉडीज के थ्रू उसको एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर जो स्नेक वीनम है ये किस तरह से एक्ट कर रहा है? दो तरह से लड़ाइयाँ होती है ना, एक तो पहले ही वार्न कर दिया जाता है सीधा कि हाँ हम लड़ने वाले हैं, डिफरेंट जो भी है ना। अगर हम पुराने टाइम में जाते हैं तो पहले राजा महाराजा आपस में एक दूसरे को इन्विटेशन भेज देते थे। तो ये तो जो नॉर्मल है, वो तो जो नॉर्मल एंटीबॉडीज बनेंगे उसके लिए क्या होगा, जो भी कंट्री है, जिस कंट्री का भी जो किंग है, वो पहले से अपनी प्रिपरेशन करके रखेगा, नहीं भी करेगा तो साथ साथ में करता रहेगा। वो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली एंटीबॉडीज सिंथेसिस हो रही हैं। एक होता है कि बिना बताए और डायरेक्टली आप अपनी प्लानिंग के साथ हो, लेकिन सामने वाले को आपने मौका नहीं दिया और आपने अटैक कर दिया, वो ये वाला एंटीजन होता है स्नेक वीनम। ये जो एंटीजन होगा ये हमारी बॉडी को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया, वो एंटीबॉडीज बनाएगा उससे पहले तो ये काम खत्म कर चुका होगा। ऐसे केस में क्या किया जाता है, बाहर से जो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज होती हैं उनको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो उस फास्ट फॉरवर्डिंग एंटीजन पे क्या कर सकें, एक्शन शुरू कर सकें और इन दोनों बॉडी ऑर्गन्स को, जो टारगेट सिस्टम है, इसके टारगेट ऑर्गन्स हैं, इनको ब्लॉकेज होने से बचा सकें। इन्हें कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? प्लीज रिप्लाई मी वेरी फास्ट, यस या नो। बस अब हमें इसकी थ्योरी समझनी है कि क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। वेरी गुड, ठीक है। कैसे बनाया, सबसे पहले किसने यूज किया, कहाँ, किस तरह से इनको यूज किया गया, ठीक है, ये हमें समझना है। तो देखिए
सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि होती क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में। तो व्हाट आर दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? दे आर हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में होती है? एक पर्टिकुलर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक है, या फॉरेन सब्सटेंस कह सकते हो, या जनरली आप एंटीजन कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा जो ये पर्टिकुलर एंटीजन होगा ये सिर्फ एक ही टाइप का होगा, ओनली वन काइंड ऑफ एंटीजन को शॉर्ट में हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? दे आर हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन्स है ये, ठीक है, जो किसके अगेंस्ट काम कर रही है? पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट काम कर रही है। और वो ओनली वन काइंड ऑफ, सॉरी यहाँ पर एंटीजन नहीं, आप एंटीबॉडीज लिखिएगा, एक ही तरह की एंटीबॉडीज बनेगी, ओनली वन काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। मोनो का मतलब है एक, ठीक है, तो वो एक ही टाइप के एंटीबॉडीज होंगे और वो एक ही पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट काम करेंगे, उनको कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। देखो पुराने टाइम में क्या करते थे, समझिएगा इस बात को। पुराने टाइम में अगर हम बात करते हैं, स्नेक वीनम हमारा एग्जाम्पल चल रहा है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब किसी भी एक ऐसे एनिमल का जो वीनम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या करते हैं, अपने जो उनके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उन पे एक्शन करते हैं, उनको ब्लॉकेज करने की कोशिश करते हैं वो सबसे पहले। उस केस में हमारी जो बॉडी की जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उनके लिए ज़्यादा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही वो डैमेज हो जाते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो पहले टाइम में क्या किया जाता था, एक स्नेक है, ठीक है, स्नेक वीनम को लिया और इस स्नेक वीनम को इंट्रोड्यूस कराया जाता था हॉर्स में, इंट्रोड्यूस्ड इनटू हॉर्स, ठीक है। हॉर्स भी एक मैमल है, हमें पता है ना, हॉर्स भी क्या है, एक मैमल है, हमारी तरह ही तो है वो भी। उस मैमल के अंदर भी तो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जैसे ही स्नेक वीनम उसके अंदर गया, उसके जो लिम्फोसाइट्स हैं उन्होंने एक्शन शुरू किया, एंटीबॉडीज बनाए। लेकिन क्या है, एंटीबॉडीज तो बन रहे हैं, कुछ एंटीबॉडीज बन रहे हैं, कम तैयारी है इम्यून सिस्टम की, दुश्मन ज्यादा संख्या में पहुंच गया है, बिना मतलब बहुत ज्यादा, इसकी प्लानिंग ज्यादा है, इसके इम्यून सिस्टम की प्लानिंग बहुत कम है, ठीक है। तो क्या होगा, जो इसका इस हॉर्स के जो बी लिम्फोसाइट्स होंगे वो एक्शन तो शुरू करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसकी तो डेथ होगी ना फाइनली, ये तो होना ही होना है, डेथ तो होगी होगी, ठीक है। अब फिर साइंटिस्ट क्या करते थे, उसके जो ब्लड सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको आइसोलेट करते थे और उनसे इन एंटीबॉडीज को यहाँ पर क्या करते थे, आइसोलेट करते थे, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, ब्लड जैसा कुछ हो जाए तो एक मिनट बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज को क्या कर लेते थे, आइसोलेट कर लेते थे, ठीक, ये स्टोर कर लिया। अब क्या होता था, इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स में तो उसके अंदर और भी तो बहुत सारे एंटीजेंस आ सकते हैं ना, और आते ही हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, जैसे भी मर्जी है, उन सब के लिए भी एंटीबॉडीज बन रही है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको तो सिर्फ इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज चाहिए, इस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। लेकिन यहाँ जो ये लिम्फोसाइट्स हैं, इनमें ना कि सिर्फ स्नेक वीनम के लिए बल्कि और भी डिफरेंट पैथोजेंस जो उसकी बॉडी में हो सकते हैं, उनके लिए भी एंटीबॉडीज बन रही है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर एक, आपको तो सिर्फ एक के लिए चाहिए है ना, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए चाहिए। अगर हम स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज हैं तो हमने उनको नाम दे दिया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए।
पर यहाँ तो आपको जो एंटीबॉडीज मिल रही हैं वो मोनोक्लोनल फॉर्म में नहीं मिल रही हैं। किस फॉर्म में मिल रही हैं? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज मिल रही हैं। ठीक है, बहुत सारे एंटीजन के लिए आपको वेरियस एंटीबॉडीज मिल रही हैं। अब आपको पता लगाना है कि आपकी एंटीबॉडीज कौन सी है इसमें से। थोड़ा है ना प्रॉब्लमेटिक। तो ये प्रॉब्लम थी, ये वाले एंटीबॉडीज हमें मिलते थे। फिर क्या किया, एक तो ये है कि देखिए साइंस के फील्ड में ह्यूमन लाइफ इज मोर प्रीसियस देन द एनिमल्स। अब यहाँ पे देखिए बेचारे, एक तो उसकी जान भी गई, एंटीबॉडीज मिले लेकिन वो तो पॉलीक्लोनल फॉर्म में मिले। दूसरा, अब क्या किया गया यहाँ पे कि अगर हम इसको ना यूज करके, एक बड़ा एनिमल है, एक छोटा एनिमल यूज किया जाए, तो उसकी जगह पर साइंटिस्ट ने क्या यूज किया जो अभी यूज करते हैं, वो इंस्टेड ऑफ दिस एनिमल जनरली वी यूज माइस। ठीक है, माइस। अब किसका यूज किया जाता है? माइस का। छोटा है ना, इसके कंपैरेटिवली काफी छोटा है। ये भी एक मैमल है, हमारी ही तरह है ये भी। नेचुरल सी बात है कि जब आप इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराओगे तो जो भी इसके स्प्लीन सेल्स होंगे, इसके लिम्फोसाइट सेल्स होंगे, उनमें एंटीबॉडीज बनेंगे और वो पर्टिकुलरली एक ही टाइप के एंटीबॉडीज बनेंगे। ठीक है, उन एंटीबॉडीज को हम बोलेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। तो अभी पहले हॉर्स यूज करते थे। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अर्लियर में, जैसे हमने ह्यूमुलिन में पढ़ा था, इंसुलिन में, कि पहले तो हम स्लॉटर्ड एनिमल से इंसुलिन बनाते थे, गेन करते थे। लेकिन अभी क्या है, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू किससे बनाते हैं? ईकोलाई से बनाते हैं। पहले में एलर्जी के चांसेस ज़्यादा रहते थे, अब में नहीं रहते हैं। ऐसे ही पहले यहाँ पे हॉर्स का यूज़ करते थे जो कि एक हायर एनिमल है, बड़ा मैमल है। ठीक है, लेकिन अभी किसका यूज़ करते हैं? माइस का। है दोनों ही मैमेलियंस। ठीक है, तो दोनों में ही बन सकते हैं। इसमें चांसेस ज़्यादा रहते थे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ के फॉर्म होने के, और यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ईजिली बनाया जाता है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसके आगे सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को किसने बनाया और कब बनाया? एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, कोहलर एंड मिलिस्टीन, उन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था। ठीक है, तो फर्स्ट दे आर, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय या फॉर्म्ड बाय टू साइंटिस्ट। ठीक है, टू साइंटिस्ट। और वो जो दो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन से थे? एक तो कोहलर, फर्स्ट कोहलर के लिखिएगा, ठीक है, और एक थे मिलिस्टीन, MILSTEIN। ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, कब इन्होंने बनाया था? इन दोनों ने एक साथ 1975 में फर्स्ट सक्सेसफुल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाया था। ठीक है, अच्छा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को ना हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, 1975 में इनको बनाया था और नियर अबाउट 1984 में, डेट इम्पोर्टेंट, मतलब ईयर इम्पोर्टेंट है इसका ये वाला। और कब इनको नोबेल प्राइज मिला? दे बोथ गेट नोबेल प्राइज टू, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला इन 1984 में, 1984 में। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिस टेक्निक के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है, वहां पे हम देखेंगे फ्यूजन होगा दो तरह के सेल्स का, तो इसीलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या हाइब्रिडोमा सेल्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बनाए जाते हैं। हमें ये समझना है ये क्या होता है। आप प्लीज यहाँ तक नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से यहाँ तक नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन?
बेटा मैं रब कर दूं इसे? देखिए अब हमें देखना है कि ये हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, किसने बनाया, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आई इनको बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, और किस तरह से इनका जो रिजल्ट था वो सक्सेसफुल रहा, वो अब हमें समझना है। आपको मैंने बताया कि प्रीवियस टाइम में हॉर्स को यूज करते थे, है ना, लेकिन हॉर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी कि उसमें चांसेस ऑफ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज के बनने के ज्यादा चांसेस रहते थे, बट साइंटिस्ट नीड ओनली द मोनोक्लोनल फॉर्म। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स की उनको जरूरत होती थी, एंटीबॉडीज की उनको जरूरत होती थी, सबकी नहीं। तो उन्होंने किसका यूज करना शुरू किया? माइस का। ठीक है, माइस, यानी कि जो एंटीजन था, ठीक है, वही सेम जो भी पर्टिकुलर, नॉट ओनली, मैं सिर्फ एग्जांपल दिया है स्नेक विनम का, लेकिन जितने भी फास्ट फॉरवर्डिंग एंटीजन्स होते हैं उन सब की बात हो रही है ये। तो जो भी एंटीजन है उस एंटीजन को किसकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया? माइस की बॉडी के अंदर। ठीक है, ये है आपका माइस। ठीक है, इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, अब क्या हुआ, जो एंटीजन थी वो माइस की बॉडी के अंदर आएगी, माइस के जो इम्यून सेल्स होंगे, स्प्लीन है, ठीक है, या जो उसके लिम्फोसाइट्स है जनरली, वहां पे क्या होगा? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। अब क्या किया जाए, लेकिन हमें पता है, चलिए यहां से हमने इसके जो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको स्प्लीन, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिएगा, जो स्प्लीन है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, आपने उनको आइसोलेट कर लिया, स्प्लीन आइसोलेट किया, स्प्लीन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स, ऐसे लिख लीजिएगा, लिम्फोसाइट्स ही तो बना रहे हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आइसोलेटेड, आपने इनको आइसोलेट कर लिया माइस की बॉडी से। पर इनमें एक प्रॉब्लम रहती थी, जीन थेरेपी में भी हमने ये प्रॉब्लम पढ़ी थी ना, कि जनरली आप जब वो एडीए जीन को लिम्फोसाइट्स के अंदर में इंजीनियर्ड फॉर्म में बना करके इंट्रोड्यूस करा रहे थे, पेशेंट के बॉडी में वापस से इन्फ्यूज करा रहे थे, तो हमें पता है ना कि जो ये लिम्फोसाइट्स होती हैं ये मॉर्टल सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? मॉर्टल। इनमें मॉर्टेलिटी होती है, एक लिमिटेड लाइफ स्पेन होती है इनकी, उसके बाद ये डेथ हो जाएंगी, जब इनकी डेथ हो जाएगी तो फिर से वही प्रॉब्लम। तो इनकी लाइफ स्पेन कम है, डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत कम है, पर एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि ये क्या बना रहे हैं? ये एंटीबॉडीज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये एंटीबॉडीज बना रहे हैं। डन। अब सोचा यहाँ पे कि क्यों ना कोई दूसरे ऐसे सेल्स का यूज किया जाए जो ये प्रॉपर्टी भले ही से ना हो, ये वाली जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग है, ये प्रॉपर्टी बेशक से ना हो उनके पास, लेकिन उनके पास में बहुत जल्दी जल्दी डिवाइडिंग करने वाली कैपेसिटी होनी चाहिए, फास्ट फॉरवर्डिंग, मल्टीपल डिवीजन कैपेसिटी वो नहीं रुकनी चाहिए, मतलब उनमें इमॉर्टैलिटी हो। क्लियर है? और ये प्रॉपर्टी कौन से सेल्स में होती है? कैंसरस सेल्स में सबसे ज्यादा होती है। कैंसरस सेल्स में वही तो होता है, उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इमॉर्टैलिटी होती है, उनमें बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, फास्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है कैंसरस सेल्स में। तो वही साइंटिस्ट ने यूज किया कैंसरस सेल्स को और इन लिम्फोसाइट सेल्स को फ्यूज करा दिया। यहां जो हम कैंसरस सेल्स के लिए यूज करेंगे वो बेसिकली उनको क्या बोलेंगे? वो सेल्स हैं आपके माइलोमा सेल्स, माइलोमा सेल्स। ठीक है, ये माइलोमा सेल्स इमोर्टल होते हैं। पहली बात तो ये इमोर्टल सेल्स होते हैं। दूसरी बात, फास्ट ग्रोथ होती है, अनकंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर लेकिन इनके पास में क्या होता है? इनके पास में एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, नॉट हैव एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। ठीक है, ये तो नहीं है इनके पास में, पर एक प्रॉपर्टी है, यहाँ मोर्टेलिटी है लिम्फोसाइट्स में, उनके पास ये प्रॉपर्टी है, लेकिन स्लो रेट है ग्रोथ का, डिवीजन का,
और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनकी डेथ हो जानी है, तब आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन इनके पास में क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग तो नहीं है, लेकिन क्या है, इमॉर्टल सेल्स हैं ये, फास्ट ग्रोथ है इनमें, बहुत हाई रेट है। अगर तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों सेल्स को, यानी कि यहाँ पर ये हम बना लेते हैं लिम्फोसाइट्स, ये हैं आपके लिम्फोसाइट्स ऑफ जो आपने स्प्लीन, माइस के स्प्लीन से आइसोलेट किए हैं, ठीक है, ये मैं यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ। और ये वाले सेल्स हैं आपके माइलोमा सेल्स, कैंसरस सेल्स। इन दोनों सेल्स का फ्यूजन करा दिया, ठीक है, इन दोनों सेल्स का फ्यूजन करा दिया। और फ्यूजन कराने के बाद में जो ये सेल्स बने, ये कौन से वाले सेल्स बने भाई, एक तरीके से क्या हो गया, ये हाइब्रिड है ना एक दूसरे के अब, ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, हाइब्रिडोमा सेल्स। आया समझ में, ये बन गए आपके, जिसमें आपके लिम्फोसाइट सेल और माइलोमा सेल्स। वही सेम कहानी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये यहाँ पर क्या कराया हमने, बेसिकली फ्यूज्ड करा दिया, फ्यूज्ड, ये ऐसे लिखेगा इसको, फ्यूजन ऑफ दीज टू सेल्स में आपको पता है माइलोमा और लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक मीडियम। आपके लेवल पे कभी स्पेसिफिक मीडियम पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको उस स्पेसिफिक मीडियम का नाम बता देती हूँ। उस स्पेसिफिक मीडियम को कहते हैं हम हैट मीडियम, ठीक है, हैट मीडियम, दैट इज हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन थायामिडीन, ठीक है, ये है वो हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन और थायामिडीन, टी इज फॉर थायामीन, ठीक है, ये आप यहां तक नोट करो पहले। ये जो हाइपोजेंथिन है ना बच्चों, ये प्यूरिन का प्रिकर्सर है, ठीक है। एमिनोप्टेरिन जो है ना, ये इसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ये वाला पॉइजनस सब्सटेंस है। इस सेल में, यानी कि इस मीडियम में इन फ्यूज्ड सेल्स को ग्रोथ कराया, और ये जो सेल बनी आपकी, इस सेल को नाम दिया हाइब्रिडोमा सेल, ठीक है, जो कि हाइब्रिड है माइलोमा सेल का। ये क्या है, हाइब्रिड है लिम्फोसाइट सेल का और माइलोमा सेल का। और इस हाइब्रिडोमा सेल के पास में अब इन दोनों सेल की प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी क्या है आपको पता है, यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है, यानी कि दिस सेल, दिस हाइब्रिडोमा हैज एबिलिटी, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी भी है अब इसके पास, है ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रोथ करने वाली कैपेसिटी भी है। वो एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी, लेकिन इमॉर्टैलिटी है ना। तो मल्टीप्लिकेशन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये दोनों एबिलिटी अब अकेले इस सेल के पास हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ तो आपने बहुत सारे लिम्फोसाइट सेल्स लिए हैं, बहुत सारे माइलोमा सेल्स लिए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई में सारे के सारे माइलोमा सेल्स का फ्यूजन ठीक से हुआ भी है कि नहीं हुआ है। आपके पास में सारे आपने फ्यूज करा लिए, अब कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेंट से पता किया था कि वो डीएनए आपका पहुंचा भी है सेल के अंदर कि नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि क्या वाकई में आपकी हाइब्रिडोमा सेल बनी है कि नहीं बनी है ना। तो पहचान उसकी ऐसे होगी कि जब हम इन हाइब्रिडोमा सेल को इस मीडियम में ग्रोथ करवाएंगे तो क्या होगा, ये इस मीडियम में सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल्स की ही ग्रोथ होगी। अगर कोई माइलोमा सेल है, यानी कि किसी माइलोमा सेल का किसी लिम्फोसाइट सेल के साथ फ्यूजन ठीक से नहीं हुआ है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो एमिनोप्टेरिन है वो टॉक्सिक होता है माइलोमा सेल के लिए, तो वो माइलोमा सेल को ग्रोथ नहीं करने देगा। हाँ, लेकिन अगर हाइब्रिडोमा सेल है तो पता है ना, हाइब्रिडोमा के साथ में लिम्फोसाइट सेल्स तो है ही हैं, वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं और वो टॉक्सिक के लिए सफिशिएंट है, यानी कि वो यहाँ पर उनकी डेथ नहीं होगी। तो इस मीडियम में ग्रोथ कराते हैं। कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी गलती से नाम पूछ लिया जाए मीडियम का तो आपको पता होना चाहिए कि वो हैट मीडियम होता है, ठीक है।
यहाँ तक नोट करिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं? ओके, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हाइब्रिडोमा सेल बनके तैयार हो गई है आपकी। एक चीज लिख लीजिएगा, ये थायमीन है ना, ये थायामिडीन है, पूरा ठीक कर लीजिएगा इसे, है ना। हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन, थायमिडीन, जिसमें एमिनोप्टेरिन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, हाइपोजेंथिन प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है। अच्छा, ये जो हाइब्रिडोमा सेल है, इसके पास में दोनों के दोनों सेल्स के कैरेक्टर्स हैं। कौन सा वाला? एक तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग कैरेक्टर है, और दूसरा फास्ट मल्टीप्लिकेशन या रैपिड ग्रोथ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है ना। ये दोनों ही कैरेक्टर इस हाइब्रिडोमा सेल के पास होते हैं। अच्छा, हमें पता है कि अब हम इन हाइब्रिडोमा सेल्स को क्या करेंगे? कल्टीवेट करेंगे बहुत बड़े अमाउंट पे, ठीक है। तो मैं ये पूरा रब करती हूँ, एक मिनट, साफ नहीं होता इससे। और सिर्फ हम हाइब्रिडोमा सेल्स को यहां पर रखेंगे, ठीक है। और हाइब्रिडोमा सेल को कल्चर कराएंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, एंड ईच एंड एवरी हाइब्रिडोमा सेल हैज एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, जो आपको एंटीबॉडीज की जरूरत है उसकी, ठीक है। तो इस तरह से ये थी आपकी कौन सी वाली सेल? हाइब्रिडोमा सेल। दिस इज हाइब्रिडोमा सेल, ठीक है। ये हाइब्रिडोमा सेल को क्या कराया? कल्चर्ड कराया, वही स्पेसिफिक मीडियम में, है ना, इन अ स्पेसिफिक मीडियम में। वही स्पेसिफिक मीडियम का नेम आपको पता ही है, हेट, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे हाइब्रिडोमा सेल्स आपके ग्रोथ कर गए। अगर इनमें कोई हाइब्रिडोमा सेल नहीं भी होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिनोप्टेरिन दैट विल एक्ट एज एन टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिक की तरह जो काम करेगा। ये सब आपके हाइब्रिडोमा सेल्स हैं, और इन हर एक सेल के पास आपके क्या हैं? प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है? आपके हाइब्रिडोमा सेल्स हैं, यानी कि एक ही स्पेसिफिक टाइप्स के सेल्स है ना, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? मोनोक्लोन्स। क्लोन्स ही तो बने हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के, ठीक है। और ये सब के सब कैसे हैं? आपके हाइब्रिडोमा सेल के जो आपने कल्चरिंग कराया। अगर इनमें कोई माइलोमा सेल होगी भी, ठीक है, कोई भी, तो वो जो एमिनोप्टेरिन सब्सटेंस है उसकी वजह से खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा? इन सभी सेल्स को हमने क्या किया? कल्चर करा लिया, और इन सब सेल्स के पास में क्या है? एंटीबॉडीज है, ठीक है। और हमें वही तो चाहिए थे, स्पेसिफिक प्रोटीन्स ही तो चाहिए थे, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ही तो चाहिए। तो बस ये आपने क्या कर लिए है, यहाँ से एंटीबॉडीज को आइसोलेट किया, ये सब, ठीक है। लार्ज अमाउंट में आपको एंटीबॉडीज मिल गए, एक ही टाइप के, क्योंकि ये सब मोनोक्लोन्स हैं, एक सिंगल सेल टाइप है, उन सब से आपको एंटीबॉडीज मिले हैं, ठीक है। सो दे आर व्हाट? दे आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब आप इन्हें स्टोर कर लीजिए, और जब भी हमें कभी होता है ना, स्नेक ने बाइट किया, डॉक्टर के पास ले जाते तो डॉक्टर क्या देते हैं? यही एंटीबॉडीज का डोज देते हैं बॉडी के अंदर, जो डायरेक्टली उस स्नेक वीनम पे जाकर के क्या करते हैं? एक्शन करते हैं, और उस पर्सन को बचा लिया जाता है, ठीक है। तो ये हैं आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्लियर है? नोट करिएगा इसे, बहुत छोटा सा है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है। अब क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हमें पता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्यों बोला गया है, क्योंकि उसमें हाइब्रिड बनाया है, और इनको एक और भी नाम दिया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर ऑल्सो टू बी नोन एज मैजिकल बुलेट, ठीक है, मैजिकल बुलेट्स, मैजिक बुलेट्स या मैजिकल बुलेट्स भी कहा जाता है। मैजिकल बुलेट्स ही तो हैं ये जो हमें बचा रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं इनको कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, यूजेस, ठीक है, या यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। देखिए कोई भी डिजीज होती है ना उसके डायग्नोसिस में यूज करते हैं। फर्स्ट इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, पहला पॉइंट, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ठीक है, डिजीज में डायग्नोस करते हैं। सेकंड, ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, अगर डिजीज को डायग्नोस कर लिया है तो ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। इसके अलावा इनको और भी किस में यूज किया जाता है, जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जो दूसरा ऑर्गन बॉडी के अंदर डोनेट किया जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट ही करें, वो उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं, है ना। तो ये सप्रेशन का काम करते हैं, जो साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है ना, सेम उसकी तरह भी काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, टू प्रिवेंट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन कह सकते हो, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, तो ट्रांसप्लांटेशन, तो ये एक तरह से किसकी तरह काम कर रहे हैं, सो दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम कर रहे हैं, है ना। तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक्ट एज इम्यूनोसप्रेस, इम्यून को सप्रेस ही तो कर रहे हैं ताकि इजीली जब वो सप्रेस हो जाएगा तो फिर वो जो ट्रांसप्लांट किया गया बॉडी ऑर्गन है वो इजीली वहां पे क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो ऑल्सो एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है, ये हैं इसके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के यूजेस। जल्दी से नोट करिएगा, तब तक हम यहां से अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को भी ना एक ट्रिक के थ्रू पूरा लर्न कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा है अभी तक, इसमें क्या क्या हुआ है। ये है ट्रांसप्लांटेशन, TATION, ठीक है, क्या पढ़ा है हमने, एक ट्रिक है यहाँ पे, बहुत छोटी सी और सिंपल सी ट्रिक है, उस ट्रिक के थ्रू पूरी की पूरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो नाउ ट्रिक फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, ट्रिक क्या है, बहुत, हमने पिछली वाली जो जीन थेरेपी थी उसमें हमने एक वर्ड में ट्रिक कंप्लीट करी थी, और वो जो वर्ड वाली ट्रिक थी वो क्या थी, लार्जेस्ट, जिसमें हमने एल लिम्फोसाइट्स के लिए यूज किया था, जिसमें होस्ट सेल्स रहते हैं वो, ठीक है, ए वहां पे एडीए जीन के लिए था, और आरबीसी के लिए, वेक्टर के लिए यूज किया था जो रिट्रोवायरस था, और जेस्ट जो था वो किसके लिए था, जीन थेरेपी के लिए था। यहाँ पे वो एक वर्ड तो नहीं है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, और वो सेंटेंस है ये आपका ट्रिक में, माँ आज बहुत लंबा मैच हुआ, ठीक है, एक बच्चा है अपने घर पे अपनी मॉम को बता रहा है कि आज जो मैच था वो काफी लंबा चला, ठीक है, लंबा हुआ, बस यही ट्रिक है। तो देखिए MA बताइए किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, MA, ठीक है, दिस इज फॉर, वही से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं हम, है ना। अच्छा, आज बहुत लंबा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आज बहुत लंबा हुआ है ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, तो एंटीबॉडीज AB एंटीबॉडीज, ठीक है, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसिंग, या लिम्फोसाइट्स, लंबा मतलब लिम्फोसाइट्स, ठीक है, मैच हुआ, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनको हम कौन से वाले, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स हैं उनको हम किस सेल्स के साथ में, माइलोमा सेल्स के साथ में फ्यूज करा देते हैं, माइलोमा सेल्स के साथ। और ये वाले जो माइलोमा सेल्स होते हैं बेटा, ये किसके होते हैं, माइलोमा ऑफ
माइस के होते हैं, तो मैच के दो हैं यहाँ पे, एक माइलोमा और एक माइस। ठीक है, हुआ यहाँ पे जो H है, जब इन दोनों सेल का फ्यूजन होता है तो हम उन सेल्स को क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स। ठीक है, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है दैट इज व्हाट, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। कोई डाउट है यहाँ तक? ये आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कंप्लीट हुआ। किसने सबसे पहले बनाया, कब इसका यूज किया गया, कब उनको नोबेल प्राइज मिला, किस तरह से बनाया गया, पहले कैसे बनाया जाता था और अब किस ऑर्गेनिम्स का यूज करके बनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, अगर आपको एक से ज्यादा एंटीबॉडीज अगर मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, रब कर दूं मैं ये कंप्लीट हुआ। बस एक छोटा सा हम जो पढ़ेंगे सिर्फ 2 मिनट का है वो, वहां तक के लिए आप रुकिएगा। बायोटेक इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ा हमने, जीन थेरेपी पढ़ा हमने और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ा। ट्रिक के साथ इसको भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो ये एंटीबॉडीज है हमेशा याद रखिएगा, एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो बी लिम्फोसाइट से बनती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज, तो बी का यहाँ पे आज बहुत का बी हो गया। ठीक है, और एल का लिम्फोसाइट। वैक्सीन्स आते हैं अब इन द फील्ड ऑफ वैक्स, मतलब मेडिसिन तो है ही, मेडिसिन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी एंड नाउ द फोर्थ वन इज बायोटेक यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि वैक्सीन्स होते क्या हैं, और बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2 लाइन का है, ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, डिटेल आपके लेवल पे बहुत ज्यादा जाना भी नहीं है। ठीक है, सो नाउ द फोर्थ वन इज बायोटेक इन वैक्सीन, इन वैक्सीन्स। देखिए ध्यान से समझना, हम सबको पता है कि वैक्सीन्स क्या होते हैं। हाल फिलहाल में तो वैक्सीन्स की बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, कब आएगी वैक्सीन, कब आएगी वैक्सीन। क्यों वैक्सीन को बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्यों ये गारंटी नहीं होती है कि वैक्सीन सही हो ही हो। ऑल्दो हम जानते हैं कि वैक्सीन जितना सेफ होती है, वैक्सीन के उतने ज्यादा हाईली रिस्क भी होते हैं। क्योंकि वैक्सीन में हम कर क्या रहे हैं, वैक्सीन में जो पर्टिकुलरली डिजीज कॉजिटिंग जो एजेंट है, जो डिजीज पॉजिटिव एजेंट है, उसी को तो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बॉडी के अंदर, है ना। उसी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो पैथोजन है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, डिजीज हो रही है, उसी को एंटर करवाया जा रहा है, उन्हीं को तो हम वैक्सीन कहते हैं। लेकिन लाइव फॉर्म में नहीं करवाते हैं, मतलब कि लाइफ में करवाते हैं लेकिन एकदम कंप्लीट लाइव नहीं होता है। कैसा होता है, वीकेंड फॉर्म होती है, वो एटीन्यूएटेड फॉर्म होती है। ठीक है, बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहें कि आधा मरा हुआ होता है वो, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, बहुत हस्ट पुष्ट स्ट्रॉन्ग अवस्था में नहीं उसको इंट्रोड्यूस कराते बॉडी के अंदर, वीकेंड फॉर्म होती है। वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीन को 3 जनरेशंस में डिवाइड किया गया है साइंटिस्ट ने, 3 जनरेशंस में। ठीक है, तो बस वही पढ़ने हैं। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स क्या होता है इनमें, देखिए बस यही पढ़ना है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए क्लास मत क्विट करिएगा प्लीज। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स को हम, ये सबसे पुराना वाला मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है फर्स्ट जनरेशन। बहुत पुराने टाइम में जो वैक्सीन्स बनाए जाते थे उनमें ज्यादातर वैक्सीन्स को ना ओरल बनाया जाता था, ओरल मतलब पीने वाली वैक्सीन्स। आपको याद आ रहा होगा ना कि हम कौन कौन सी वैक्सीन को ओरली लेते हैं, पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये कैसी होती है, इनको हमें पिलाया जाता है, मतलब बच्चों को पिलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैसा लाइव है ना, या आप कह सकते हैं लाइव एटीन्यूएटेड है वो। ठीक है, लाइव एटीन्यूएटेड, आधा मरा हुआ है, या आप कह सकते हो वीकेंड है। ठीक है, वीक है, जो उसकी डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है उसको खत्म कर दिया है ना, वीकेंड है, या और किल्ड पैथोजन है ना, किल्ड पैथोजन इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी के अंदर, इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी।
इस जनरेशन के जो वैक्सीन थे ना, इनमें होल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता था, होल ऑर्गेनिज्म बॉडी, यानी कि अगर एक कोई पैथोजन है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उसकी की पूरी बॉडी को इंट्रोड्यूस कराते थे पेशेंट की बॉडी के अंदर, बच्चों की बॉडी के अंदर कह सकते हैं, जिसको आप वैक्सीन दे रहे हो उनके अंदर। लेकिन वो कैसी फॉर्म होती थी, ये वाली फॉर्म, ये वाली, या तो अगर जिंदी है तो ऐसे वाले फॉर्म, ठीक है। सेम वही कहानी हो गई जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी। ये किल्ड या लाइव एटेन्यूएटेड या वीकेंड फॉर्म उस पर्टिकुलर पैथोजन की जब बॉडी के अंदर जाएगी तो क्या कहानी होगी, उसका इम्यून सिस्टम उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल रिकॉग्नाइज करेगा। ऑल्दो ये डिजीज करने में उतना फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते रहेंगे, और जब कभी भी ये सेम पैथोजन वापस बॉडी के अंदर आएगा तो जो मेमोरी सेल्स होंगे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो पैथोजन है ये तो पहले भी आया था, ठीक है। और उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर जब तक नए एंटीबॉडीज बनेंगे तब तक जो पुराने एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बने हैं जिस टाइम पर वैक्सीनेशन किया गया था, वो एंटीबॉडीज उस लाइव पैथोजन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये जनरली हमें ओरली दिया जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो वैक्सीन है, ओल्डेस्ट मेथड है, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और एक और है आपका कौन सा, स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है। सेकंड कौन से हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है। ये वाली जो वैक्सीन्स हैं सबसे ज्यादा कैसे दी जाते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म में या वीकेंड फॉर्म में, ठीक है। अब सेकंड की अगर हम बात करेंगे, जो सेकंड जनरेशन है उसमें क्या करते हैं, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में बच्चों रिकॉम्बिनेंट और जेनेटिकली इंजीनियर्ड को यूज किया जाने लगा, यानी कि ये जो वैक्सीन थी दे आर प्रिपेयरिंग बाय यूजिंग RDT एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या RDT के थ्रू, ठीक है, इनको बनाया जाने लगा। किसको, जो सेकंड जनरेशन की एडवांस्ड वैक्सीन है। यहाँ पे होल ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे उस पैथोजन की बॉडी को यूज किया जा रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसका जो डिजीज कॉजिटिव पार्ट है, यानी कि अगर कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, तो उसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है, जो उसकी टॉक्सॉइड है, उसको लेते थे, उसको वीक करते थे और फिर उसको इंट्रोड्यूस कराते थे बॉडी के अंदर। आया समझ में, यानी कि ओनली टॉक्सॉइड पार्ट ऑफ पैथोजन, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है, एज वैक्सीन। ओनली टॉक्सॉइड पार्ट को यूज करते थे, नॉट होल बॉडी, नॉट होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी को यूज नहीं किया गया। यहां पर एग्जाम्पल कौन कौन सी वैक्सीन है जो सेकेंड जनरेशन के वैक्सीन में आती हैं, ये थोड़ी सी एडवांस है बट नॉट हाईली एडवांस, ठीक है। कौन सी है यहाँ पर, एक है DPT, ठीक है, डी टैप कर लीजिएगा इसे इस तरह से, ठीक है। डी डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, टी टिटेनस और पी परट्यूसिस, ये पी कैपिटल कर लीजिएगा, परट्यूसिस, ठीक है। इसकी जो वैक्सीन है डिप्थीरिया, टिटेनस, परट्यूसिस, डी टैप जो वैक्सीन है, इसका भी टॉक्सॉइड जो है उसको इनएक्टिवेट करके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि उसके अगेंस्ट क्या बन सकें, बहुत सारे एंटीबॉडीज बन सकें। और जब कभी भी उसकी एज बड़ी होने पर कोई सा भी इनमें से पैथोजन लाइव फॉर्म में उसकी बॉडी के अंदर एंटर करे तो जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं वो उसको एलिमिनेट कर दें। एक और आप लिख सकते हो इसमें हर्प्स वायरस, ठीक है, हर्प्स वायरस, ये भी, तो ये दोनों आपके सेकंड जनरेशन वैक्सीन में आते हैं। एक लास्ट, बिल्कुल लास्ट है, थर्ड जनरेशन, हाईली एडवांस है, और उसमें बेसिकली हम DNA वैक्सीन का यूज करते हैं। उसमें सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है उसको यूज किया जाता है, स्पेशली DNA को यूज किया जाता है, ठीक है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स, ठीक है। ये भी वही सेम कहानी है, इसमें भी होल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को यूज नहीं कर रहे हैं, ये भी RDT जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही बनाए जाते हैं। इसमें भी नॉट होल
बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ पैथोजन लिखिएगा, ऑर्गेनिज्म नहीं पैथोजन, ठीक है, इज यूज्ड। दूसरी बात यहां पर एक और चीज है, ओनली डीएनए इज यूज्ड, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जितने भी डीएनए वैक्सीन्स होती हैं, डीएनए वायरसेस की, उनको यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा हाईली एडवांस्ड वैक्सीन्स होते हैं। क्लियर है? आज की क्लास में हमने बस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और वैक्सीन्स को कवर अप किया, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं क्लास को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप नोट करते रहिएगा आराम से, ठीक है बेटा। चलिए, ओके।